हम जो भी वरक कुंडली को देखते हैं, वरक कुंडली को देखने के कुछ नियम होते हैं। किसी भी वरक कुंडली को देखने के लिए उसके नियम होते हैं। और वो नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो हमारी वरक कुंडलियां हैं, उन वरक कुंडलियों में विशेष होते हैं उनका लग्नेश और कार्येश। कार्येश किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति किस घर से संबंधित प्रश्न पूछता है, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो प्रश्न करता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो जॉब कहाँ से देखते हैं? छठे घर से, 10वें घर से। तो कार्येश क्या हुआ? छठा 10वां घर हुआ। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि जो बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस जो करूंगा वो कैसा रहे, कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, तो व्यापार देखा जाता है 7th हाउस से। तो कार्य क्या हुआ? 7th हाउस। 7th हाउस का जो स्वामी है वो कार्येश हुआ। कोई संतान संबंधी क्वेश्चन करता है तो संतान जन्म कुंडली में पंचम भाव से देखी जाती है। तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो कार्येश हुआ। किसी भी कुंडली में लग्नेश और कार्येश की मुख्य भूमिका रहती है। आपके पास कोई प्रश्न करता है कि संतान नहीं हो रही या संतान कब होगी, तो उसके लिए हम पंचम हाउस को देखते हैं। तो आपने केवल पंचम हाउस को देखना है, पंचमेश को देखना है, 5th लॉर्ड को देखना है, और लगन या लगन के स्वामी को देखना है। दो चार चीजों को देखना है, कार्येश और लगनेश। और 10th में कौन बैठा है, 7th में कौन है, वो उन चीजों में ध्यान नहीं देना। जो व्यक्ति हमारे पास जिस प्रश्न के लिए आया है और वो प्रश्न कुंडली के किस घर से संबंधित है, किस घर से वो रिलेट करता है, हम उसी घर के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्योंकि हमें प्रश्न किसका देना है? जो हम उत्तर जो हमें हमसे पूछने आया है। और पूछता क्या है? और व्यक्ति हमारे सामने आया और उसको कोई समस्या है, बीमारी की समस्या है, कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा बीमारी से। तो बीमारी क्या है? छठा घर है। लंबी लंबी बीमारी क्या है? 8वां घर है। तो हम छठे और 8वें घर को देखेंगे, इनके स्वामी को देखेंगे। तो इसी प्रकार जैसे लग्न कुंडली में लगन और लग्नेश, कार्य और कार्येश महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार किसी भी वर्ग कुंडली में जो D9 है, D7 है, D3 है, D10 है, 10 मास, 9 मास, सप्तमांश, इनमें हम उनके जो कार्येश हैं, जैसे जो सप्तमांश कुंडली है, सप्तमांश कुंडली किन के लिए देखी जाती है? संतान के लिए। तो पंचम हाउस संतान का है, तो सप्तमांश कुंडली का जो कार्येश हुआ पंचम भाव का स्वामी हुआ। D9 9 मास, 9 मास कुंडली हम किसके लिए देखते हैं? वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए। तो जो D9 है, D9 का जो कार्य हुआ वो 7th हाउस हुआ। 7th हाउस का जो स्वामी है वो कार्येश हुआ। इसी प्रकार जो D12 है वो माता पिता के लिए देखा जाता है, माता पिता के विषय में, या हमारे जो पूर्व जो पीढ़ियां हैं जो चली आ रही है उनके बारे में। तो हम इस प्रकार कार्य और कार्य के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमने केवल उसके ऊपर फोकस रखना है
जो व्यक्ति हमसे जानना चाहता है। और वो प्रश्न करता है संतान के बारे में, हम चेक करें 10th हाउस को, 9th हाउस, जरूरत ही नहीं। जिस विषय में जो प्रश्न है उस घर को चेक करो, लग्न को और लग्नेश को चेक करो, वो शुभ हैं, अशुभ हैं, उच्च के हैं, बलवान हैं, कैसे हैं। और वरक कुंडली को देखने के लिए कुछ नियम हैं। वरक कुंडली के अंदर अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को देखा जाता है। वरक कुंडली के अंदर अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को देखा जाता है, महादशा को नहीं देखा जाता। महादशा को हम देखते हैं लगन कुंडली में। जो अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आती है, वो हम उसको वरक कुंडली में चेक करते हैं। और इसमें जो हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं? शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये बेनिफिक प्लेनेट है, नैसर्गिक बेनिफिक प्लेनेट, शुभ ग्रह। और जो अशुभ ग्रह माने गए हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु। शनि, मंगल, राहु और केतु, ये मैलेफिक प्लेनेट है, अशुभ ग्रह हैं। और जो सूर्य है, सूर्य न अशुभ है न शुभ है, वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्रूर ग्रह। क्योंकि सूर्य एक पिता है, सूर्य एक राजा होता है। पिता को या राजा को अपने शासन को चलाने के लिए कई बार क्रूरता दिखानी पड़ती है। पिता को अपनी संतान को सही रास्ते पर रखने के लिए, लाने के लिए कई बार क्रूरता का सहारा लेना पड़ता है। वो पिता अपने संतान के लिए बुरा नहीं हो सकता, थोड़ा कठोर हो सकता है, वो उसके अच्छे के लिए। तो इसीलिए सूर्य को क्रूरता की श्रेणी में रखा जाता है, वो अशुभ नहीं है। वरक कुंडली में हम शुभ और अशुभ ग्रहों का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके कुछ सूत्र हैं। एक तो हम आज बात करेंगे शादी के बाद, शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो हमने क्या देखना है नवमास कुंडली में? नवमास कुंडली का सप्तमेश यानी कि सेवंथ लॉर्ड, वैवाहिक जीवन यानी कि विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। तो उसमें हमने क्या देखना है, क्योंकि नवमास कुंडली का जो सप्तम भाव है वो शादी के लिए देखा जाता है। सप्तम भाव शादी करवाता है, और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शादी कैसी चलेगी वो बताएगा। नवमास कुंडली का सप्तमेश यानी कि सेवंथ लॉर्ड और शुक्र, यदि ये उपच्य भाव में हो,
नवमास कुंडली का सप्तमेश या शुक्र यदि ये उपच्य भाव में हो, उपच्य भाव कौन से होते हमारे? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव, इनको उपच्य भाव कहा जाता है। ये ग्रोथ के भाव हैं, इनसे ग्रोथ होती है। यदि अच्छे घरों के स्वामी इनमें बैठ जाएंगे तो उन घरों की अच्छाई में ग्रोथ हो जाएगी। यदि बुरे घरों के स्वामी इन घर में बैठ जाएंगे तो बुरे जो घर हैं उनकी वृद्धि हो जाएगी। समय के साथ साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है उनकी वृद्धि होती रहती है। उपच्य भाव वृद्धि के कहे गए हैं। यदि कुंडली का, नवमास कुंडली का सप्तमेश या शुक्र उपच्य भाव में हो तो शादी के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। या सेवंथ लॉर्ड सप्तमेश या शुक्र 10म हाउस में हो या त्रिकोण में हो, 10म हाउस में हो या त्रिकोण में हो। त्रिकोण कौन से भाव होते हैं? त्रिकोण होते हैं पंचम और नवम भाव, तब भी शादी ठीक चलेगी। पंच 10म भाव में हो या त्रिकोण में हो। सप्तमेश या शुक्र यदि छठे, 8वें और 12वें घर में हो, छठे, 8वें और 12वें घर में हो तो विवाह के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो अष्टमेश है, नवमास कुंडली का जो अष्टमेश है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि लगन लगनेश, लगन या लग्नेश, सप्तम या सप्तमेश, सेवंथ हाउस या सेवंथ हाउस के स्वामी के साथ अष्टमेश का संबंध बन जाए, साथ में बैठा दृष्टि हो तो तलाक तक हो जाता है। यदि लगन के साथ या लगनेश के साथ, सप्तम के साथ या सप्तमेश के साथ नवास कुंडली के अष्टमेश का संबंध बन जाए, उनके साथ बैठा दृष्टि संबंध हो तो तलाक तक हो जाता है, बात तलाक तक चली जाती है। अगर सप्तमेश मतलब अष्टम भाव में बैठ जाए तब भी, तब क्या होगा? वैवाहिक जीवन में परेशानियां होंगी, क्योंकि अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव परेशानियों का है। जिस भी घर का स्वामी, 12 भाव है, जिस भी घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा उस घर से संबंधित समस्याएं आती हैं। कब आएंगी? जब उस ग्रह की अंतर्दशा या महादशा हो। क्योंकि 8वां घर परेशानियों का है, 8वां घर गुप्त का है, किसी चीज को गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। यदि किसी का 10वें घर का स्वामी 8वें हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कारोबार के बारे में किसी को जगह जगह बैठ के बताना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं बैठे हैं, मैं ये काम करता हूं जी, कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे, फिर बताते हैं। तो उससे क्या होगा? उनके कारोबार में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, कारोबार कम हो जाता है। पंचम हाउस का स्वामी 8वें घर में है, अपने संतान के बारे में या अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी शिक्षा है, उसके बारे में व्यक्ति किसी को कम बताता है। आपको
बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे, वो स्टडी कर रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप उनसे पूछो क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, बताएंगे नहीं, बस कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत तो वैसे कर रहा हूँ, वो आपको बताएंगे नहीं। कुछ आप उनसे पूछोगे भाई क्या पढ़ाई कर रहे हो, बस कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, मतलब कि जिसका पांचवें घर का स्वामी 8th हाउस में हो, वो अपनी स्टडी के बारे में बताएगा ही नहीं, अपने संतान के बारे में नहीं बताएगा वो, उनकी संतान क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, जॉब कर रही है, खुल के बात नहीं करेगा। तो इसीलिए 8वां हाउस है जो वो गुप्त है। 4, 8 और 12, ये कौन सा त्रिकोण है? मोक्ष त्रिकोण है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण, 4, 8 और 12 ये मोक्ष त्रिकोण कहे गए हैं कुंडली के अंदर। सर एक मोक्ष बार यानी फिर कि से रिपीट कीजिए। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। 1, 5, 9 कुंडली का पहला, 5वां और 9वां हाउस, ये धर्म त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। मैंने आपको पहले भी लिखवाए हुए ही। हाँ लिखवा रखे हैं जी। 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण। और 8 और 12 मोक्ष त्रिकोण। ये कुंडली को डिवाइड किया गया है कि क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीजें होती हैं कुंडली में। जो धर्म के भाव हैं वो कौन से हैं? पहला, 5वां और 9वां, ये धर्म के भाव कहे। यदि इन कुंडली में यदि सबसे ज्यादा ग्रह इन 1, 5, 9 में होंगे तो व्यक्ति धार्मिक ज्यादा होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के कार्य करता है। 2, 6, 10 में ज्यादा होंगे वो अर्थ की ओर भागेगा, पैसे की ओर दौड़ेगा, हर उसके माइंड में पैसा चलता रहेगा। 3, 7, 11 उसकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, काम करने वाला मेहनती होगा, इच्छाएं बहुत सारी होंगी। 4, ये 8, 12 नवनाश कुंडली अवस्था है जी, या ये फिर ये सिंपली लग्न? है, वैसे वैसे ही। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक ठीक। 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। तो इसमें व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो कुछ भी काम करेगा, बोले क्या है, कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से। ठीक है ना, उसका स्वभाव ऐसा हो जित क्योंकि 4, 8 और 12 जो घर हैं ये व्यक्ति को मुक्त करते हैं। मोक्ष का तो ये नहीं हुआ कि आप जन्म मरण से मुक्त हो गए। मुक्त यानी कि जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो बांधती हैं इंसान को। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो इंसान को बांधती हैं, लेकिन इच्छाओं से परे होकर उनको छोड़ना, वो बंधन मुक्त होना, वो 4, 8 और 12 घर होते हैं। चौथा जो घर है और 8वां जो घर है ये और 12वां ये गुप्त के हैं। इनके अंदर जिस भी घर का स्वामी बैठता है उस घर से संबंधित चीजों को छुपा के रखना चाहिए।
जैसे किसी के 10वें घर का स्वामी चौथे 8वें या 12वें घर में बैठ जाए, उस व्यक्ति को अपने कारोबार के बारे में ज्यादा कहीं बैठ के वैसे बगैर किसी बात की बताना चाहिए, मतलब ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए उसके बारे में, तो उतना उसका कारोबार अच्छा चलेगा। कोई कुछ भी प्लानिंग बना रहा है, थर्ड हाउस हमारे प्लानिंग का होता है। आप कुछ भी योजना बनाते हैं, किसी प्रकार की योजना, चाहे आपकी राजनीतिक की हो, चाहे वो स्टडी की हो, व्यापार की हो, धन की हो, जो योजना आप बनाते हो थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस का स्वामी यदि चौथे 8वें और 12वें घर में हो, तो व्यक्ति को अपनी योजनाओं को किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर नहीं बताएगा योजनाएं सफल होंगी, और वो किसी कार्य करने से पहले ही मतलब कि अपनी उसके लिए जैसे बोलते हैं ना भाई, प्रशंसा के लिए वो सभी को बताएगा मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, तो उसकी वो जो इच्छाएं वो पूर्ण नहीं होंगी। चौथा 8वां और 12वां गांव घर है जो व्यक्ति को मुक्त करता है, वो व्यक्ति को मतलब कि इन चीजों से दूर लेके जाता है। 8वां घर गुप्त का होता है, सब बोलते हैं ना गुप्त दान करें। यदि आप कोई भी दान करते हैं, कुछ भी आप दान करते हैं उसको गुप्त रखते हैं, तो आप अपने 8वें घर को ठीक कर रहे हैं। अगर आपने किसी गौशाला में जाकर 1100 रुपए दे के उसकी पर्ची कटवा के फेसबुक पे डाल रहे हो, तो गो वो गुप्त दान नहीं है। आप 8वें घर को यूज नहीं कर रहे वहां पे। गुप्त दान कैसा है, क्योंकि जो चीज गुप्त होती है वो बढ़ती है। अगर आप अपने अच्छे कर्मों को गुप्त रखोगे तो अच्छे कर्म आपके बढ़ेंगे, बुरे कर्मों को गुप्त रखोगे बुरे कर्म बढ़ेंगे, उनका पाप बढ़ेगा। तो जो पहले कहा जाता था कि आप कुछ भी दान करें, गुप्त दान करें, उसका मतलब यही था गुप्त दान करने से आपका 8वां हाउस एक्टिव हो जाता है, 8वां हाउस आपका यूज हो जाता है, आपको परेशान नहीं करेगा। और जो 12वां भाव है वो मेडिटेशन है। अगर किसी के 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, या उसके स्वामी की दशा या अंतरदशा हो, उस समय व्यक्ति या तो दान करे, डोनेशन दे। डोनेशन नहीं दे सकता तो घर से बाहर जाकर काम करे। घर से बाहर भी नहीं जा सकता तो मेडिटेशन करे, ध्यान करे। जो छठा हाउस है, आज आपको बता रहा हूँ छठा 8वां और 12वां घर कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जो छठा हाउस है वो हमारे डेली रूटीन का है। हम डेली रूटीन में जो कार्य करते हैं वो छठा हाउस होता है। यदि छठे हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, या छठे घर के स्वामी की दशा या अंतरदशा हो, तो उस समय आप अपने एक जीवन का रूटीन सेट कर लें। भाई सुबह 4 बजे उठना है, चलो उठने के बाद पूजा पाठ करना है, कोई अपना कार्य करना है, कोई अपना बिजनेस करना है, उस टाइम सोना है, उस टाइम खाना खाना है, रूटीन सेट कर ले, तो आप छठे घर को यूज कर रहे हो, छठा घर आपका ठीक हो जाएगा। 8वां घर क्या है, आप कुछ भी कार्य करें उसको गुप्त रखें, गुप्त दान करें। कुछ भी दान करें आप, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा है उसको आप दान करते हैं, उसको दान को अपने गुप्त रखना है, तो आपका 8वां हाउस ठीक हो जाएगा। यदि आप दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका 12th हाउस ठीक हो जाएगा। जैसे सर 8वें हाउस को यूज करना सर हमने, हम्म और जैसे हमने जैसे अपनी विद्या छुपानी है, कोई हम्म। अगर आप कोई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अगला पूछे जा रहे हैं जी, फिर उसको क्या कर मतलब झूठ बोलना ऐसे पड़ेगा। नहीं, छुपाना मतलब ये नहीं भाई छुपा रहे हो आप, मतलब ये नहीं भाई मैं कहीं बैठे हो, पूछ रहे आपसे बताओ उसको,
मतलब ये नहीं भाई, मतलब कि 4 बंदे बैठे हैं, शुरू कर दिया, मैं वो कर रहा हूँ जी, मैं सीख रहा हूँ जी, ये कर रहे हैं जी, वो नहीं, वो कह रहे हैं भाई अब आप एक्सेस में नहीं, बिना मतलब बात मत करो, अपनी ठीक। प्रशंसा के लिए नहीं करना, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बताना उसको। कोई आपसे पूछ रहा है भाई क्या काम कर रहे हो, बताओ, मतलब ऐसे आपको आपसे पूछ भी नहीं रहा, आप बैठे हो अपने शुरू हो गए, मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं तो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ये नहीं भाई। अगर आप पूछता है क्या करो बताओ, मतलब एक्सेस में नहीं, बिना मतलब नहीं बातें करनी, वो सभी के लिए नहीं है, ठीक। वो उसके लिए है जिस घर का स्वामी उसमें बैठा हो। यदि चौथे घर का स्वामी अष्टम हाउस में है, चौथा घर किसी चीज का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन का है, आपके प्लॉट का है, ठीक है, तो आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसको थोड़ा ठीक रखें अपना। कोई आपसे पूछ रहा है क्या काम कर रहे हो, क्या है, थोड़ा बता दो, फिर भी थोड़ा थोड़ा भी ठीक ठीक काम चला हुआ है। 10th हाउस का स्वामी चौथे, 8वें और 12वें घर में है, और आपसे कोई पूछता है क्या काम कर रहे हो, बस ये कर रहे हैं जी, क्या है, चला हुआ, बहुत बढ़िया काम चला हुआ जी, बहुत पैसा, बहुत, ऐसे नहीं, चल रहा है बस, ठीक चल रहा है काम है, ठीक है, मतलब कि प्रशंसा नहीं करनी अपने खुद ठीक। की, ठीक है, तो उससे ठीक। आपका जो वो घर है वो और आपका अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो हम बात कर रहे थे नवमास कुंडली में शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैसे देखते हैं। तो शादी के लिए 7वें घर का स्वामी और शुक्र, यदि 7वें घर का स्वामी और शुक्र उपच्य भाव में बैठे हो, उपच्य भाव कौन से होते हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इनको उपच्य भाव कहा जाता है। ये ग्रोथ के भाव होते हैं, ये विकास के भाव होते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, इनमें जो ग्रह बैठते हैं, वो ग्रह किन घरों के स्वामी हैं, उन घरों से संबंधित चीजें बढ़ती जाती है। जैसे सेकंड हाउस का स्वामी तीसरे, छठे, 8 और 10वें और 11वें घर में बैठ गया, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में बैठ गया, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी उसका धन बढ़ता जाएगा। अगर अच्छे घरों का स्वामी उपच्य भाव में बैठता है तो उसके घर, अच्छे घर की अच्छाई बढ़ती जाएगी। यदि बुरे घर का स्वामी इन उपच्य भाव में बैठेगा तो उस बुरे घर की जो चीजें वो बढ़ती जाएंगी। यदि 7वें घर का स्वामी और शुक्र त्रिकोण में हो या 10वें भाव में हो, मैंने आपको पहले लिखवाया था, रिपीट करा रहा हूं, त्रिकोण या 10वें भाव में हो, तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है, अच्छा चलता है शादी के बाद। यदि सप्तमेश और शुक्र छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो विवाह के बाद जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। नवमास कुंडली के, मैं नवमास की बातें कर रहा हूं अभी, जो लिखा है वो नवमास के लिखवा रहे हैं, ठीक है जी। नवमास कुंडली में 8वें घर का स्वामी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि 8वें घर के स्वामी का संबंध लगन या लग्नेश से, सप्तम या सप्तमेश से, यानी 7वें घर के स्वामी से बन जाए तो तलाक तक बात आ सकती है। ठीक है, अब कुंडली मिलान करते हैं। कुंडली मिलान में नवमास कुंडली का बड़ा महत्व होता है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो क्या देखते हैं, हम पहले उसकी डिटेल भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय, जन्म स्थान, सब कुछ भरते हैं।
फिर ऑप्शन आता है कुंडली मिलान। तो उसमें देखते हैं कि इनके 25 गुण मिलते हैं। उसमें योनि होती है, वर्ण होता है, गण होते हैं, ठीक है जी, तारा बल होता है, बकुट दोष होता है, नाड़ी दोष होता है, वो होता है ना सब इसके अंदर, 7-8 वो पॉइंट होते हैं। तो ऐसा कहा गया है जब कुंडली मिलान करते हैं तो जो गण होता है, 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। और योनि होती है, मुस्क है, श्वान है, सिंह है, गज है, ठीक है। और वर्ण होता है, 4 वर्ण है। तो उनको देखते हैं। फिर एक होता है बकुट दोष, नाड़ी दोष। जो बकुट दोष है वो हम कैसे चेक करते हैं? पहले हम नोट करेंगे, लड़की और लड़के दोनों की राशि को नोट करेंगे। लड़की और लड़के दोनों की राशियों को नोट करेंगे। मान लो लड़के की राशि मेष है, लड़की की राशि वृश्चिक है। मान लीजिए कुंडली में हमने चेक किया, लड़के की राशि मेष है, लड़की की राशि वृश्चिक है। अब हम बकुट दोष देख रहे हैं। बकुट दोष 3 प्रकार का होता है। पहला षष्ठाश योग, ठीक है, 6-8 का। दूसरा द्वितीय द्वादवांश, 2 बार है। तीसरा 9 पंचम। यानी कि लड़के और लड़की की राशियां हैं वो एक दूसरे से 6ठी 8वीं ना होनी चाहिए गिनती में। लड़के की राशि क्या है? मेष है, लड़की की वृश्चिक है। अगर मैं मेष से वृश्चिक तक गिनूं तो कौन सी राशि हुई? 8वीं हुई। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 8वीं राशि हुई। और यदि मैं उल्टा गिनूं 8 से 1 तक, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 हुई। अगर मैं 1 से 8 गिनूं, 8 हुई, 8 से वापस गिनूं 1 तक तो 6 हुई। ये बन जाता है 6-8 का योग। इसको बोलते हैं षष्ठाश योग। षष्ठाश योग। इसमें क्या होगा? छठा घर होता है कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े का, बीमारियों का। 8वां घर होता है परेशानियों का, लंबी बीमारियों का। तो ऐसे लड़का लड़की की कुंडली अगर योग बनता है तो उनके जीवन में लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस और बीमारियां, परेशान ज्यादा होंगी। अगर मैं यहां पर लिखूं लड़के की राशि 2, यानी कि वृष, और लड़की की राशि मिथुन। अगर मैं वृषभ से मिथुन तक गिनूं, वृषभ 1, मिथुन 2, वृषभ 1, मिथुन 2,
और मिथुन से उल्टा गिनूं तो मिथुन से 12वीं राशि कौन सी? वृषभ हुई। मिथुन से 12वीं राशि वृषभ हुई, क्योंकि मिथुन आप गिनेंगे, मिथुन राशि 3 होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2, 12वीं राशि हुई। तो ये बन जाता है द्वितीय द्वादमांश योग बन जाता है, द्वितीय द्वादमांश योग बन जाता है। द्वितीय हाउस होता है हमारे धन का, 12वां घर होता है खर्चे का। आप सुनते होंगे कि ये लड़की जब से शादी होकर हमारे घर में आई है तब से घर में खर्चे खर्चे बढ़े हुए हैं, चाहे बीमारियों पर हो, लड़ाई झगड़े पर हो, किसी भी प्रकार से मतलब कि खर्चे हो। तो जब लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली एक दूसरे से 2 या 12 होगी तो क्या कहलाएगी? द्वितीय द्वादमांश योग कहलाएगा। और उस स्थिति में खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी। इसी प्रकार लड़के की कुंडली, लड़के की राशि सिंह है मान लो, और लड़की की राशि 5 6 7 8 9, 9वीं राशि कौन सी आएगी? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी कि पंचम से नवमी कौन सी राशि आएगी? धनवंत योग जी। पंचम से नवमी। सिंह राशि पंचम है, मेष आवेगी जी। मेष आई ना। हाँ जी। सिंह से, ये सिंह राशि पंचम राशि है। यदि मैं सिंह से 9 तक जाऊं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1, मेष राशि आएगी। यदि मैं सिंह से मेष तक गिनूं तो 9 में राशि आएगी। और मेष से उल्टा जाऊं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह 5वीं राशि होगी। तो अगर ऐसा योग है 9 5 का, उसको बोलते हैं नव पंचम योग। नव पंचम योग। पंचम हाउस संतान का होता है। तो क्या होगा कि इस स्थिति में संतान होने में दिक्कतें आएंगी, संतान होने में दिक्कतें आएंगी। कंसीव प्रॉब्लम हो जाए, या कंसीव हो जाने के बाद अबॉर्शन हो जाता है, मतलब कि समस्याएं उनको आती रहेंगी। यहां तक सबको क्लियर है? जी। सुनील जी, ठीक है जी। अगर समझ आए बताना, वैसे नहीं कहना भाई ठीक है जी, ठीक है ना, दोबारा बता सकते हैं। जमा सही है जी। क्योंकि हमने चेक करना है, सिर्फ की सिंपल चीज है, हमने चेक करना है लड़के और लड़की दोनों की राशियां लिख लेंगे, फिर हम काउंटिंग करेंगे किसी एक से दूसरी राशि तक कितनी बनती है। यदि वो 6 8 का संबंध बनता है, षष्ठांश हो गया। 2 और 12 का संबंध द्वितीय द्वादमांश हो गया। 9 और 5 का संबंध बनता है तो नव पंचम का योग हो गया। षष्ठांश है तो कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां होंगी। द्वितीय द्वादमांश है तो जैसी लड़की शादी करके जाएगी तो खर्चे बढ़ जाएंगे, आय कम खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। नव पंचम का है तो संतान होने में समस्याएं हो जाती है। तो ये बकुट दोष है। नाड़ी दोष होता है कि दोनों लड़के और लड़की दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए,
आदि, आदि, मध्य और अनंत। 3 नाड़ी होती हैं, आदि, मध्य और अनंत। दोनों जातकों की सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नाड़ी है, सेम नाड़ी है, राशियां अलग अलग हैं, वो आगे बताऊंगा आपको पूरी डिटेल उसकी नाड़ी के बारे में। उसके कई चीजें हैं जो कैंसिल हो जाती है। नाड़ी एक है लेकिन फिर भी कैंसिल हो जाएगी, कुछ आगे सूत्र है। अब अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, ठीक है। तो कुंडली मिलाने का पूरा वो डिटेल आएगी कि नाड़ी को हम कैसे मिलाते हैं, बकुट दोष को कैसे मिलाते हैं, और यदि दोनों की नाड़ियां सेम है तो उसमें क्या कंडीशन है कि ऐसा करने से, ऐसे अगर हो जाता है तो वो दोष कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या चेक करते हैं नवमास कुंडली में। नवमास कुंडली में, नवमास कुंडली में हम चेक करेंगे कि लड़के या लड़की की कुंडली में, लड़के या लड़की की कुंडली में जो जो सप्तमेश है, उसकी स्थिति को हम चेक करें, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है क्या। और एक और, जैसे हमने देखा कि लड़के का लगन, मान लीजिए मेष लगन है, लड़के का मान लो मेष लगन है, छठे घर में कौन सी राशि आई, छठी राशि आई, कन्या राशि आई। आठवें घर में कौन सी आई, वृश्चिक राशि आई। तो लड़की, लड़के की कुंडली मेष लगन की है, तो छठे घर में कन्या और आठवें घर में वृश्चिक राशि हुई। लड़की का लगन, लड़की का लगन छ, छठी राशि या आठवीं राशि नहीं होना चाहिए, उससे उनके आपस में विचारों का मेल नहीं होगा। लड़की की नहीं होनी चाहिए हाँ, मतलब कि लड़की की नहीं नवमास होनी कुंडली में। चाहिए लगन कुंडली, लगन कुंडली में। लगन हाँ। देखो कुंडली मिलाप के बहुत सारे सूत्र हैं, कुंडली मिलाप के बहुत सारे सूत्र हैं। तो अगर हम सभी सूत्रों का अध्ययन करेंगे, उनके ऊपर चलेंगे, तो बोले कि शादियां थोड़ी और फिर मुश्किल हो जाती हैं। तो जो मुख्य मुख्य दोष होते हैं, जो 8-10 दोष होते हैं, उनको ज्यादा पे हम ध्यान देना चाहिए। बकुट दोष है, नाड़ी दोष है, ठीक है जी। फिर हम शुक्र को और सप्तमेश को देखेंगे। लड़के की कुंडली में वैवाहिक जीवन का जो सुख देता है वो शुक्र देता है। लड़के की कुंडली में वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो शुक्र देता है, और लड़की की कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख मंगल देता है। लड़के की कुंडली के लिए वैवाहिक सुख शुक्र देगा, और लड़की की कुंडली के लिए मंगल। तो हम चेक करेंगे लड़के या लड़की की कुंडली में शुक्र और मंगल का यदि संबंध बनता है, शुक्र और मंगल का जैसे जैसे मान एक कुंडली है ये, ठीक है। ये कुंडली लड़के की है, लड़की की कुंडली है मान लो, ठीक। अब इसका जो शुक्र है, जो वेनस है, वो कहाँ बैठा है, मेष राशि में है। कहाँ बैठा है, मेष राशि में। ये कुंडली मान लीजिए लड़के की कुंडली है, और नीचे वाली लड़की की कुंडली है। मान लो D7 मत देखना आप, इसको कुंडली मानना है, लगन कुंडली मानना है इसको, ठीक है।
तो शुक्र का संबंध लड़की की कुंडली में मंगल से होना चाहिए। शुक्र मेष राशि में है, अगर मैं शुक्र को यहाँ मेष राशि में बैठाऊं, यहाँ बैठ जाता है, और मंगल सामने बैठा है, मंगल सामने बैठा है, तो शुक्र और मंगल की दृष्टि होगी आपस में, तो संबंध बन गया दोनों का, तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले कि आप संतान की कुंडली से स्वयं का लगन ठीक कर सकते हैं। वो चेक करेंगे कि लड़के की कुंडली में मंगल कौन सी राशि में है, उस मंगल को पिता की उसी राशि में बैठाकर तो चेक करते हैं कि उसका संबंध लगन से, लगने से, पंचमे से बनता है क्या। उसी प्रकार हम शुक्र और मंगल का संबंध आपस में देख सकते हैं एक दूसरे की कुंडली में बिठाकर। तो एक तरीका ये है कुंडली मिलान करने का, और एक कुंडली नवमास कुंडली में सप्तमेश और शुक्र वो 25 भाव में बैठे हो तब भी शादी अच्छी रहेगी। शुक्र और सप्तमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, तभी हम नहीं। ठीक है जी। इस प्रकार हम कुंडली मिलाप ये कर सकते हैं। जो नवमास कुंडली है, नवमास कुंडली हम ग्रहों की पावर को देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये कुंडली है, जैसे कुंडली है, हमने सूर्य को देखना है कि सूर्य, इनका सूर्य मेष राशि में है, इनका सूर्य मेष राशि में है। सूर्य मेष में उच्च का होता है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अब मैं इसको नवमास कुंडली में देखता हूं। नवमास कुंडली में सूर्य कहां बैठा है? कन्या राशि में है, यानी कि हम इसको सम कह सकते हैं। यदि यही सूर्य तुला राशि में होता, यदि यही सूर्य तुला राशि में होता, नीच राशि में होता, लगन कुंडली में ग्रह उच्च का है और नवमास कुंडली में नीच का हो जाता है, तो उस ग्रह की स्थिति पता कैसी होती है? बाहर से मजबूत, दिखने मजबूत, शरीर से मजबूत, लेकिन अंदर से कमजोर। यानी कि शुरुआती दिनों में अच्छा करेगा, वो मेहनत करेगा, लेकिन लास्ट में वो कमजोर पड़ जाता है। यदि कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का हो और नवमास कुंडली में उच्च का हो जाए, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को पा लेता है। यानी कि एक होता है वर्गोत्तम ग्रह। क्या होता है? वर्गोत्तम। वर्गोत्तम किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई ग्रह जैसे हमारे गुरु है, ये गुरु लगन कुंडली में वृष राशि में है, गुरु लगन कुंडली में वृष राशि में है। यदि यही गुरु नवमास कुंडली में वृष राशि में बैठ जाए, लगन कुंडली में वृष राशि में है और नवमास कुंडली में भी वृष राशि में बैठ जाए, इसको बोलेंगे वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम क्यों बोलते हैं? उत्तम क्या होता है? श्रेष्ठ। वर्ग क्या होती है? जो कुंडलियां बांटी गई है।
दोनों कुंडलियों में श्रेष्ठ हो गया, अच्छा हो गया, इसकी पावर बढ़ गई। कोई भी ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा हो और नवमास कुंडली में भी उसी राशि में बैठ जाए तो वर्गो उत्तम हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह लगन कुंडली में उच्च का होके बैठा है और नवमास कुंडली में भी उच्च का होके बैठ जाए तो उसकी पावर बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा है लगन कुंडली में, लेकिन नवमास कुंडली में भी अपनी ही राशि में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का होकर बैठा है और नवमास कुंडली में भी नीच का हो गया तो नीच का हो जाता है, इसे वर्गोत्तम हो जाता है वो। वैसे वर्गोत्तम होगा क्योंकि नीच का उस एक राशि में तो उसमें उसी राशि में नीच का होगा। कोई भी ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है, नवमास में नीच का हो गया तो उसकी पावर में कमी आ जाएगी। कोई भी ग्रह लगन कुंडली में नीच का है, नवमास कुंडली में उच्च का हो गया तो वो अपने लास्ट के टाइम में अपनी मेहनत से हासिल कर लेता है जो चीज वो करना चाहता है। वर्गोत्तम कैसे देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए आप। वर्गोत्तम यानी कि दो वर्ग हैं, वर्ग बोलते कुंडली को बोलते हैं ना, वर्ग से सप्तमा से वर्ग कुंडली है, यानी कि दोनों कुंडलियों में वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ कब होगा, उसके तीन चार कंडीशन है, तीन चार उसके रूल हैं। कोई ग्रह लगन कुंडली में अपनी राशि में है और नवमास में अपनी राशि में बैठ गया, अच्छा हो गया, पावर बढ़ जाती है। कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है और नवमास में उच्च का हो जाए और उसकी पावर बढ़ जाती है। कोई ग्रह लगन कुंडली में अपने राशि में है, नवमास में भी अपनी राशि में हो जाए तो वो पावरफुल हो जाता है। कोई भी ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है, नवमास में नीच का हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का है, नवमास में उच्च का हो जाए तो वो अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से लास्ट में अंत में वो अपनी जीत को हासिल कर लेता है। और लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है जी, हाँ, और नवमास में कौन सी वो, और कोई मतलब किसी और में बैठे तो किसी और में है तो अगर वो शत्रु राशि में बैठा है तो उसकी पावर कम हो जाती है। मित्र राशि में है तो पावर ठीक रहेगी। नीच का है तो अंदर से खोखला हो जाता है, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है, ऊपर से मजबूत दिखता है। उसको मतलब कहने मतलब कि उसको पूरे पूर्णतः उसके फल नहीं मिलेंगे उसकी पावर के। कुंडली के अंदर षड बल होते हैं, छह बल, ग्रहों के छह बल होते हैं। स्थान बल, चेष्टा बल, दिग्बल, ठीक है जी। अपने जो उच्च का बल है, जो छह प्रकार के बल होते हैं वो बल देखे जाते हैं। दिग्बली डायरेक्शन स्ट्रेंथ बोलते हैं, बोलते हैं डायरेक्शन स्ट्रेंथ, दिग्बली। वो कैसे देखते हैं, सूर्य और मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, यानी कि 10वें घर में उनको पावर मिलती है, मजबूत होते हैं। चंद्रमा और शुक्र चौथे घर में दिग्बली होते हैं। ये चंद्रमा और शुक्र चौथे घर में बैठे तो और मजबूत हो जाते हैं। शनि 7वें घर में दिग्बली हो जाता है, शनि 7वें घर में हो तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। गुरु है, गुरु और बुध ये पहले घर में दिग्बली होते हैं, डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है। एक होता है स्थान बल, ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो,
वही बल्ली हो जाता है। अपने उच्च की राशि में बैठा हो तो बलि हो जाता है। तो इस प्रकार ये षड बल है, 6 बल बताए गए ग्रहों के। मैंने एक किताब मैंने देखा था जी, अगर इनका ग्रह अपनी राशि में बैठे, जिस तरह चंद्रमा हो गया जी, कर्क राशि में बैठ गया वो, ठीक है। तो इनका स्वयं राशि में बैठा है तो इनका मतलब ठीक ठीक फल देगा। अगर वो उच्च राशि में बैठा है, मतलब कोई भी ग्रह लगा लो, मंगल बैठे जी, तो इनका ठीक वो है। ज्यादा फल देगा अपनी स्वयं की राशि से जी। उसको डिवाइड किया गया है भाई, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में ज्यादा फल देता है। हम्म, अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है, ठीक है, अपने घर में बैठे, सभी अपने घर के अंदर सभी राजा होते हैं, अपने घर में सभी राजा होते हैं, अपने घर में बैठे हैं। और यदि वही व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे बैठ जाए, ऊंची पोस्ट पे बैठ जाए, उसकी पावर और बढ़ जाएगी। हाँ तो ये ठीक ग्रहों के बल को बताए हुए कौन सा ग्रह किस पोजीशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है। ठीक वो आपको लिखवा दूंगा अगले क्लास में, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो मतलब कि वो उच्च का ज्यादा फल देगा और कौन सा कितना कम फल देता है वो सब के अंदर बताया जाता है। तो हमने नवमास कुंडली का तो बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है इसका, मतलब कि इसको 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन इतना में मालूम हो कि नवमास कुंडली देखी किस लिए जाती है, ठीक है। ये वैवाहिक के लिए देखी जाती है, वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। जीवन साथी हमारा कैसा होगा। यदि 7वें नवमास कुंडली में 7वें घर का स्वामी उच्च का हो तो उसका पार्टनर होगा वो अच्छे घराने से होगा। नीच का हो, शत्रु राशि में हो, तो वो उसका जो पार्टनर है वो थोड़ा आर्थिक रूप से या मतलब कि आप कह सकते हैं कि भाई स्टेटस में थोड़ा कमजोर होगा। 7वें घर का स्वामी यदि बुरे घरों से पीड़ित है, बुरे ग्रह से पीड़ित है, तो वो क्या होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा। मंगल के साथ है, लड़ाकू होगा। राहु के साथ है तो कभी धोखा दे सकता है। चंद्रमा के साथ है तो भावुक होगा। सूर्य के साथ है तो अपने चलाने चलाने वाला होगा। बुध के साथ है, उसका विचार बदलते रहेंगे, मतलब कि वो ऐसा होगा जैसे राजकुमार होता है, यौवन जंग। केतु के साथ है, आध्यात्मिक होगा। गुरु के साथ है, आध्यात्मिक होगा, अच्छा उसके अंदर धार्मिक गुण होंगे। तुम कुंडली के यानी कि नवमास कुंडली के या सप्तम या जो अपनी लगन कुंडली उससे देख सकते हैं, लेकिन नवमास कुंडली से ज्यादा इसको देखा जाता है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। तो वो क्या देखेंगे, वो सप्तम हाउस के स्वामी को चेक करेंगे कि वो कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है। वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा है, तो उसको हम अगर चेक कर सकते हैं। अगर अशुभ, क्या। जैसे अगर पहले अशुभ ग्रह बैठे वहां 7वें में शनि बैठ गया जैसे जी, हम्म, अपनी राशि में बैठ जाओ जी, अपने तो फिर राशि में बैठने से ग्रह अपने घर का बुरा नहीं करता। अच्छा जी। कोई भी ग्रह अपने घर में बैठकर बुरा नहीं करता। कोई व्यक्ति अपने घर का बुरा करता ही नहीं। हम्म, लेकिन फिर भी ग्रहों के जो कारकत्व हैं, ग्रहों का जो स्वभाव है वो चेंज नहीं होगा। हम्म, जैसे मंगल का स्वभाव क्या है, लड़ाई झगड़े का है, एनर्जी का है। हम्म, लेकिन वो अपनी राशि में बैठ जाता है। लड़ाई झगड़े तो होंगे लेकिन वो सुलझ जाएंगे, वो सुलझ जाएंगे यदि अपने राशि में बैठा है। कोई भी ग्रह है जो उसका स्वभाव, वो तो स्वभाव रहेगा, लेकिन अपनी राशि में बैठने से क्या होगा, वो परेशानियां कम देगा। ठीक है जी। तो नवमास कुंडली में जैसे ये कुंडली है,
हमारे पास कोई व्यक्ति आता है पूछने के लिए वे इनका जो वैवाहिक जीवन है कैसा रहेगा, तो सबसे पहले तो हम लगन कुंडली के सप्तम हाउस को, सप्तमेश को देखेंगे। फिर हम देखेंगे नवम भाव, नवमास कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश को देखेंगे। क्या सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, या सातवें घर का स्वामी उसको किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है। और अगर देखो उसके देखने के तरीके अलग अलग हैं कि व्यक्ति किस चीज के लिए आया था। अब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, जॉब कब लगेगी। गवर्नमेंट जॉब क्या है, सूर्य है। तो नवमास में हम सूर्य की स्थिति को भी चेक करेंगे, क्या सूर्य नवमास कुंडली में कमजोर है। कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, एग्जाम देता है, लेकिन लास्ट में 4 या 5 नंबरों से रह जाता है। कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 2 नंबर से वो रह जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो ग्रह है उसकी पावर कम है। तो जिस ग्रह की दशा या अंतर दशा है उस समय, तो हम उस ग्रह को नवमास कुंडली में चेक करेंगे, क्या नवमास कुंडली में ग्रह कमजोर तो नहीं है। जैसे मान लीजिए शनि की अंतरदशा चली थी और व्यक्ति हमारे पास जॉब के लिए आता है, तो चेक करेंगे कुंडली में शनि कहाँ बैठा है। शनि इनका बैठा है जी अष्टम हाउस में, थर्ड हाउस पर, 10th हाउस पर दृष्टि है। और यहां से देखिए 7, 8, 9, 10, ठीक है, मतलब कि भाई हमें लग रहा है कि भाई जॉब लग सकती है एग्जाम्पल के तौर पर। फिर हम चेक करेंगे कि क्या शनि नवमास कुंडली मजबूत है। नवमास कुंडली में शनि इनका मेष राशि में बैठा हुआ है, और मेष राशि में शनि नीच का होता है। तो नवमास कुंडली में जाकर शनि कमजोर हो गया। जो शनि ने उसको रिजल्ट देने चाहिए वो रिजल्ट उसको नहीं मिलेंगे। हम लगन कुंडली देखकर कह देते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी, ये कार्य बन जाएगा, लेकिन वो बीच में रुक जाता है, कुछ नजदीक जाने के बाद भी रुक जाता है। तो हमने चेक करना है कि उस ग्रह की जो पावर है क्या वो नवमास कुंडली में ठीक है, क्या वो नवमास कुंडली में उच्च का बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, या वर्गोत्तम होकर बैठा है। तो आगे हम बात करेंगे जॉब के बारे में कैसे देखते हैं, व्यापार के बारे में कैसे देखते हैं, शिक्षा के बारे में कैसे देखते हैं, विवाह के बारे में कैसे देखते हैं। नवमास कुंडली का हम आगे क्लास और लेंगे, कैसे उसको नवमास कुंडली को देखा जाता है। नवमास कुंडली और चंद्रमा कुंडली तीनों को मिलाकर किसी भी विषय की प्रेडिक्शन करने के लिए, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए आपने 3 कुंडलियों को अवश्य देखना चाहिए, लगन, चंद्रमा और नवमास। क्योंकि नवमास आपका भाग्य है, जब भाग्य ही साथ नहीं देगा तो कोई काम नहीं बनेगा। और नवमास ग्रहों की पावर भी है। तो कैसे देखते हैं कि ये कार्य इसका होगा, 100% होगा या 80% होगा, वो हमें लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमास कुंडली बताएगी। ठीक है जी।
यहां तक कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रश्न हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो। एक तो सबसे पहले बेसिक सबको याद होना चाहिए। फिर बाद में मत बोलना कोरस खत्म होने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है जी। 1.5-2 महीने कोर्स भी रहता है, 1.5-2 महीने कोर्स भी रहता है। बाद में मत बोलना कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उससे पहले आपको, मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूं, वे कम से कम आपको ज्योतिष के लिए 2 घंटे देने पड़ेंगे। यदि आपको अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, और 12 राशियों के पूरी तरह नाम याद सीरियल वाइज, उनके स्वामी ग्रह कौन है, नवमेश लगने सप्तमेश क्या होते हैं, उपच्य भाव क्या होते हैं, त्रिकोण क्या कौन से घर होते हैं, केंद्र कौन से घर होते हैं, ये तो एक बेसिक है। किसी भी कुंडली को देखने के लिए बेसिक चीजें हैं। अंतरदशा को कैसे देखते हैं, दशा को कैसे देखते हैं, ये सब आपको बता दिया गया है। जो कंजंक्शन टेक्निक है, जो 2 ग्रह एक साथ बैठते हैं उसको कैसे रीड करते हो बताया आप। 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह एक साथ बैठते हो कैसे पढ़ते हैं, डिग्री वाइज डिग्री देखते हैं उनकी। दशा को रीड करने के कई तरीके बताए आपको, दशा टेक्निक। आप अपनी कुंडली से अपने रिलेटिव कुंडली को देख सकते हैं कि उनके साथ क्या चला हुआ इस अंतरदशा में, वो बताया है। ठीक है जी। अब बात है आप लोगों पर कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। अगर क्लास लगाई देखी, बाद में कुछ देखा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, फिर तो लास्ट में जहां से शुरुआत हुई वहीं पे खड़े रहोगे। आप लोगों को इतना करवा दिया गया कि आप किसी कुंडली देख सकते हैं। ये मत सोचना भी पूरा कोर्स करने बाद ही देखना शुरू करेंगे, साथ साथ देखना शुरू करो। शुरुआत करोगे समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। कुंडली देखने का सिंपल तरीका है, ज्यादा पेचीदा बनाओ ही नहीं। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि संतान नहीं हो रही, जो पंचम हाउस है वो आपका प्रोडक्शन का हाउस है। कोई भी घर है, सारे के सारे घर प्रोडक्शन है, एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में माल बनता है, वो काम फैक्ट्री का है। उसके बाद माल मार्केट में जाता है, उसको बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो काम कंपनी का है। संतान हो नहीं रही, वो कारण पंचम भाव है। संतान हो रही है, ठीक नहीं रहती, बीमार रहती है, कैसी है, वो काम पंचम हाउस के स्वामी का है। कोई व्यक्ति आपके पास आया है, चेक करें उस समय कौन से ग्रह की अंतर्दशा है। संतान के बारे में पूछ रहे हैं तो पंचम घर को देखेंगे, पंचम घर के स्वामी को देखेंगे। पंचम घर पे कोई बुरे ग्रह बैठे हैं क्या, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है क्या,
या पंचम घर के स्वामी पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है, या पंचम घर का स्वामी बुरे ग्रह के साथ बैठा है क्या, मुझे देखना है। और सुख समझाने के लिए सप्तमास कुंडली देख लेंगे, वहां पंचम हाउस देख लेंगे, पंचम घर के स्वामी को देख लेंगे, लगन को देख लेंगे, लगन के स्वामी को देख लेंगे। कोई ग्रह बुरा है उसका उपाय करवाओ। अगले सोमवार से जो सोमवार आएगा, इससे बात करेंगे कि हम कैसे देखते हैं। चार पांच कुंडलियों को बताता हूँ, सिंपल सिंपल हम कैसे देख सकते हैं, कि मैंने कोई सूत्र नहीं लगाना, कुछ सिंपल सिंपल कैसे देख सकते हैं। शुरुआत करिए आप, फिर तो आपकी मेहनत है और रिसर्च है। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर सुधीर जी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं।